कर लीजिए, अब सर में दर्द हो गया होगा, है ना, थक गए होंगे, जल ग्रहण कर लीजिए, आजकल वो चल रहा है ना मीम इंस्टाग्राम पे, देखो एक बार। तो फटाफट से क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच, ये थोड़ा सा आसान सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट कल्चरल सेंसिटिविटी इन क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? बताइएगा तराना, बताइए क्या बढ़ावा नहीं देगा? सांस्कृतिक संवेदनशीलता, यानी सभी संस्कृतियों के प्रति हम कक्षा में संवेदनशील हों, मजाक ना उड़ा रहे हों कि किसी पंजाबी कल्चर का या किसी और का, मतलब अलग अलग हर तरह का बच्चा आपके क्लासरूम में है ना, तो आप संवेदनशील हैं। संवेदनशील ना होने का कौन सा उदाहरण है, या संवेदनशील होने के बारे में कौन सी बात गलत है? दोनों ही तरह से देख सकते हैं। नोट लगा हुआ है, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट कल्चर्स, यानी ऐसी विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, यानी ऐसी एक्टिविटीज आप करा रहे हैं जहां मल्टीपल कल्चर्स को इंक्लूड, मल्टीपल कल्चर वाले बच्चों को इंक्लूड किया जा रहा है, अलग अलग संस्कृति या अलग अलग त्योहार आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे, पॉजिटिव बात है। हमें नॉट पूछा है। एनकरेजिंग शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय स्टूडेंट्स अबाउट देयर कल्चर, जो विद्यार्थी हैं वो जिस भी संस्कृति से आते हैं अपने अनुभवों को शेयर करें, हमारे यहाँ ऐसे सेलिब्रेशन होता है, हमारे यहाँ ये होता है, ये पहनते हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चलो ये भी पॉजिटिव बात है। सेलिब्रेटिंग, हमको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर्स ओनली, यही गड़बड़ है कि यदि आप सिर्फ वही त्योहार मनाएंगे जो डोमिनेंट हैं, यानी मान लीजिए किसी देश में या किसी एक देश की बात छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे किसी स्टेट में या जिस भी जगह पे आपका स्कूल है, मान लीजिए साउथ इंडिया में स्कूल है, आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन गए, वहां अगर कोई ओणम होता है ना शायद वहां, तो वहां का जो डोमिनेंट फेस्टिवल है वही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो दिवाली होली है या कोई और मान लीजिए जो वहां पे नहीं उतना सेलिब्रेट होता, उन त्योहारों को आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं। जबकि आपकी क्लास में मान लीजिए 30 में से 25 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं जो ओणम को मनाते हैं, वो केरला से हैं, बाकी के 10 बच्चे हो सकते हैं जो बाकी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हों, तो उस केस में ऐसा करना गलत हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आप यूपी में हैं तो सिर्फ उसी संस्कृति या उसी जाति समूह के बच्चों के त्योहारों को आप सेलिब्रेट करा रहे हैं जो वहां पे ज्यादा हैं, डोमिनेंट है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ ईच स्टूडेंट, हर बच्चे की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना, ये तो अच्छी बात है। तो हमें नेगेटिव चाहिए, नॉट लिखा हुआ था, तो नॉट तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन में। तो आप लोग इसका मतलब सही जवाब दे पा रहे हैं यहाँ पे 64% लोग। आसान सा सवाल है, लेकिन पता है इसमें गड़बड़ क्या हुई है, ये ज्यादातर लोग सही जवाब दे देते, लेकिन जैसे ये थर्ड और ऑप्शंस जो आए इसमें आपके सर में हो गया दर्द। और जब यहाँ ABCD लिखा है मैडम, आपने क्यों नहीं दिया ABCD? चलिए खैर कोई बात नहीं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो नहीं सकता क्योंकि थर्ड गलत है और बाकी के तीनों सही हैं। जब थर्ड गलत है तो यही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था तो गलत ही सही हो जाएगा, सिंपल बात। कि आप सिर्फ, तो आप कैसे सभी संस्कृति के प्रति संवेदनशील हुए ही नहीं अगर सिर्फ डोमिनेंट कल्चर का ही त्योहार आप सेलिब्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑप्शंस to students from a range of activities and experiences based on their interests, needs and diversity of learners background follows the principle of, यानी विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, उनकी जरूरतों, उनके अंदर क्या एप्टीट्यूड है, किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में, कोई ड्राइंग में, कोई पेंटिंग में, कोई म्यूजिक में, कोई गणित में, तो उनके एप्टीट्यूड को पहचान रहे हैं। परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर विविध प्रकार की गतिविधियां करा रहे हैं अलग अलग बच्चों को। ये किसका प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है ना, समावेशन है। एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, स्पेशल बच्चा हो, हर बच्चे के लिए। ये लेबलिंग करना गलत बात है, कंपटीशन, एक्सक्लूजन या एक्सक्लूड कर दिया कि 4 बच्चे हैं जो देख नहीं सकते उनको अलग थलग ही कर दिया, ये गलत है। तो इंक्लूजन इज द राइट वर्ड ओवर हियर, या जो सिस्टम है वो इंक्लूजन का है। इस पर हमने एक अलग से सेशन अभी लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? चैलेंजेस इन रीडिंग टेक्स्ट एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लॉन्ग पैसेजेस इज अ चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स विद, यानी चैलेंज किस में आ रहा है? रीडिंग टेक्स्ट को पढ़ने में, पाठ को पढ़ने में और उसको समझने में जो लंबे पैसेजेस हैं, दिक्कत हो रही है। कौन से प्रकार का विकार है ये? कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये बताइए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। आज तो मैंने बैच में भी इवन क्लास नहीं लिया, मैं शाम तक भी थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, तो अभी ऐसे ही चल रहा है। हालांकि हमारा सिलेबस बहुत ही अंडर कंट्रोल है, खत्म ही हो जाएगा 2-4-6 क्लासेस में, बैच की भी अगर हम बात करें तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी एक आध दिन छुट्टी भी हो तो मैं धीरे धीरे वापस आ गई हूँ ट्रैक पे, समय लगेगा थोड़ा सा तबीयत बिल्कुल ठीक होने में। तो ये डिसलेक्सिया है एग्जैक्टली। डिसकैल्कुलिया तो मैथमेटिक्स में होता है, यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, तो रीडिंग डिसऑर्डर और पढ़ के समझने की दिक्कत है। हियरिंग इंपेयरमेंट थोड़ी है, डिसग्राफिया तो राइटिंग इंपेयरमेंट होता है, लिखने में समस्या।
ये पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या हो सकती है। अगर पढ़ेगा ठीक नहीं तो लिखेगा भी ठीक नहीं। हालांकि मेनली पढ़ने वाली ही समस्या है, जो ईशान अवस्थी तारे जमीन पर वाला बच्चा था। इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ असेसमेंट। एक सामाजिक रचनावादी कक्ष के अंदर कौन सा तरीका प्रमुख तरीका होगा मूल्यांकन का, या बच्चे के आकलन का तरीका मुख्य कौन सा होगा, यानी बच्चे को जांचने का सबसे बेहतर तरीका, टेस्ट करने का। अगर मैं कहूं कि आपको पता कैसे लगेगा कि बच्चा ठीक कितना सीख गया है, कैसे सीख गया है, ये सब आपको बताना है, फटाफट से बताना है, जल्दी बताइए। मेरी बेटी 7 साल की है और आपकी वीडियो हमेशा देखती है। बहुत बढ़िया सन्नी, धन्यवाद। चलिएगा, आप लोग के साथ, हाँ आप लोग के बच्चे देखते हैं बिल्कुल। देखिएगा, तो ये सहयोगात्मक परियोजनाएं कि यानी आप उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल दीजिए जहां वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में कोलैबोरेट करके कोई काम कर रहे हो, और उस टाइम पे उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनका आकलन कीजिए। ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया मान लीजिए, उसके बेसिस पे फिर उनको नंबर दे रहे हैं या व्हाटएवर असेस कर रहे हैं। रिकॉल करना सिर्फ रट्टा लगाना नहीं, बच्चा हमें एक्टिव चाहिए, सबसे ज्यादा एक्टिव यहीं पे है, जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है वही सही जवाब है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता नहीं लग पाता। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी स्टैंडर्डाइज्ड का ही उदाहरण है। देखिए, मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, जैसे ये ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होते हैं, मल्टीपल टाइम आप कॉपी चेक करा लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। ये इनमें वैलिडिटी पाई जाती है, यानी जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं। तो टेट के पेपर में, सीटेट के पेपर में यूपीएससी के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, दैट मीन्स वो वैलिड है, वैध है उस चीज के लिए। रिलायबिलिटी होती है, जितनी बार आप बच्चे को सेम सिचुएशन में सेम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने को कहेंगे, सेम रिजल्ट देगा। तो ये 3 विशेषताएं होती है। और 2 प्रकार के हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट पढ़े थे, एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये सीधा सीधा सीटेट इसमें आ जाएगा कि आपको कुछ % का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना है, आप पास हो गए। ये 12th में 33% लाए। एनआरटी क्या है, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय का या D12SB का एग्जाम, आपको मेरिट में आना पड़ेगा, टॉप आप